हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल चयन एकेडमी पर पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, कहते हैं बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। यदि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों, अपने अंदर वो ख्वाब बनाइए, वो अपने अंदर थिंकिंग लाइए कि कोई भी सपना हो साकार कर में वो सपना टूट ना पाए, बल्कि क्या हो जाए, वो सपना आप पालो। ऐसे आपको थॉट अपने अंदर लाना है, विचारों को लाना है। और देखिए, आज हमारा जो है महासंग्राम सीरीज का 10वां एसटी लेके आए हैं। मैं एस राठौर सर। आपको देखिए 10 एसटी हो गई, इसमें करीबन आपका 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। और आपका जो पेपर रहेगा 24 अगस्त को है, तो आप सभी लोग उसमें आप लोग जान सकते हो कि उस दिन जो पेपर आना है सेम इसी पैटर्न का होगा। आप सब अब चलिए अपने फिर से पुनः एसटी पर आते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एसटी नंबर 10 है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका आंसर करिए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, जल्दी फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का का नाम पूछा गया कौन था, तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था वो बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार। इसका बिंदुसार नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पूरे शरीर पर काले काले स्पॉट पड़ गए थे। और मैंने बताया क्लासों के माध्यम से कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है, वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन देते थे ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ जो पॉइजन के प्रति डेवलप हो जाएं, और यदि कोई धोखे से उनको जहर दे तो वो मरे ना, है ना। और यही होता है, एक दिन उनका भोजन रखा रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य लेट हो जाते हैं, तब उनकी पत्नी थी वो आकर उसको खा लेती हैं। ठीक है, उसको क्या करती हैं, खा लेती हैं। और उसको खाने के बाद उनके अंदर जो पेट में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उस समय, तो उनके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पूरे शरीर पर स्पॉट बन जाते उसी जहर के इन्फेक्शन से। और बाद में जब वो पुत्र पैदा होता है तो उसी के पूरे शरीर पर स्पॉट रहते हैं, जिसका नाम बिंदुसार रहता है। ठीक है, और बिंदुसार का एक अन्य नाम था अमित्रघात। ठीक है, तो पूछा जाता है बिंदुसार का एक अन्य नाम क्या था, तो अमित्रघात, अर्थात जो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हुआ ए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई, देखिए पहली तो पानीपत की आपको पता है, बाबर आते हैं और आपके बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है। ठीक है, आपका इसके बाद दूसरी आपकी जो आपकी 1526 में हो जाती है, लेकिन दूसरी पानीपत की लड़ाई जो होती है 1556 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1556 ईस्वी में होती है। और जब उस समय कौन रहता है, तो उस समय अकबर की होती है, और एक हेमू नाम का बनिया था जो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो अकबर जो थे बैरम खां के संरक्षण में लड़ते हैं, जबकि हेमू खुद लड़ता है, और इसमें आपके अकबर की जीत हो जाती है या बैरम खां की जीत होती है। तो आंसर सी होगा, 2 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके हर्षवर्धन थे उनके समकालीन आते हॉन्सोंग, और हॉन्सोंग जो चीनी यात्री था वो अपने एक ग्रंथ लिखता है, उसी में इसकी कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से परिवर्तित करके कहाँ लाते हैं, कन्नौज लाते हैं, है ना। और हर्षवर्धन प्रत्येक 4 वर्ष में जाते हैं और दान करते हैं, कहाँ, प्रयागराज में जाकर। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रयागराज में ये दान करने जाते हैं, लेकिन राजधानी कन्नौज को बनाते हैं। आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, जोजाक मुक्ति प्राचीन नाम किसका था। तो मैं हमेशा बताऊं, जोजाक मुक्ति जो आपका था प्राचीन नाम बुंदेलखंड क्षेत्र का था, जोजाक मुक्ति या जोजाक मुक्ति इसी का नाम था, पुराना नाम बुंदेलखंड का था, है ना। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, और यहाँ पर चंदेल शासकों ने यहाँ शासन किया है मोस्टली। ठीक है, जोजाक मुक्ति इन्हीं के यहाँ रखा गया था नाम। नेक्स्ट है आपका महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था।
तो महमूद जो गजनबी था वो उसके दरबार में कौन आया था, तो उनके दरबार में उतबी आता है, उसके साथ में उतबी क्या आता है, उतबी। और उतबी कुछ किताबें लिखता है, जैसे कि किताबुल यामनी, तारीख़ यामनी उसने रचना की है, जिसमें इसने महमूद गजनवी के बारे में वर्णन किया है। चंद्रवरदाई आपको पता था, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, है ना। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट, तो इसका 5 का क्वेश्चन बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए क्या है सुमेलित, दीवान ए मुस्तखराज जो था इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हाँ बिल्कुल इन्होंने ही की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अर्थात दीवान ए मुख्तराज एक राजस्व विभाग था जो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जबकि दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, दीवान ए खैरात ये आपका एक क्या था, दान विभाग था, या दान के हॉस्पिटल चलता था इसी में। ठीक है, तो खैरात में ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और दीवान ए रियासत, ये देखिए दीवान ए रियासत बलबन ने नहीं बनवाया था। दीवान ए रियासत था एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाई गई थी, दीवान ए रियासत। ठीक है, ये इनने नहीं लाए थे, बलबन ना ला के कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी लाए थे। तो आपका 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर इनका मूल नाम था, दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। ठीक है, तो मूल शंकर इनका आपका बचपन का नाम था। और इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो आपका 7 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके आपके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे आपके महादेव रनाडे, यानी कि एमजी महादेव रनाडे। और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महात्मा गोविंद रनाडे जी को। ठीक है, अर्थात देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे थे। और इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कहाँ का, महाराष्ट्र का सुकरात। और सुकरात कौन थे, तो सुकरात थे आपके अरस्तु के गुरु सुकरात थे। ठीक है, और सुकरात के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप कनेक्ट करके इनको याद कर सकते हो, कई क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट एक, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थे आपके कौन थे, तो ये आपके थे चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन थे, CR दास बोलते हैं, या इनको बोलते देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास जी, और इनको आप देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको पता 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। ठीक है, और इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो डेविस लॉयड जॉर्ज थे, और जो आपके 1916 से 1922 तक रहे हैं। ठीक है, डेविस लॉयड जॉर्ज, आंसर ए होगा। 10 का आंसर ए। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पर होती है, तो आपके कॉफ़ी में सबसे आगे आपको पता है पहले नंबर पर ब्राज़ील है, आंसर ए होगा। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो वियतनाम है, क्या है, वियतनाम है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे पे आपका कोलंबिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर ब्राज़ील है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप सबको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है, आपका सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। आंसर होगा बी। 12 का आंसर जो होगा बी होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी।
ठीक है। आप लोग अपने आप में क्या करो, पहले से ही जैसे मैं क्वेश्चन निकालता हूँ तुरंत अपने आप में टिक लगा लिया करो, ताकि वो बाद में आप एनालिसिस कर सको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है या जल तटीय क्षेत्रफल है वो किसकी लगती है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती है। ठीक है, आपके नंबर 1 पर गुजरात लगती तटरेखा में, फिर इसके बाद में आपकी एपी अर्थात आंध्र प्रदेश की नंबर आता है। ठीक है, सबसे बाद में आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपको लिग्नाइट जो अयस्क होता है, ठीक है, लिग्नाइट है, इसका आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिग्नाइट। ठीक है, आंसर सी होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी नदी। आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गंगा नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। जबकि आपकी वैसे ऑल ओवर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र होता है, ये 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पूरी भारत में नहीं बहती, ये कुछ तिब्बत में बहते हुए फिर आपकी भारत में बहती है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र ना बड़ी होकर गंगा को बड़ी मानते हैं भारत में। ठीक है, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप सब लोग जानते हो श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, व्हाइट रेवोल्यूशन। और आपको पता है श्वेत क्रांति के जो भारत में जनक हैं वर्गीज कुरियन जी हैं। ठीक है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका देखो मत्स्य उत्पादन है, ये आपकी नीली क्रांति होती है। गेहूं में आपका आता है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति में। और बाढ़ नियंत्रण मतलब नदियों को जोड़ने से अमृत क्रांति बनाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग आंसर करिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पहले ये देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो था उसकी स्थापना होती है 1934 अधिनियम के तहत। 1934 में एक अधिनियम लाया जाता है, उसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय आपकी आरबीआई की स्थापना की जाती है। और इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1 जनवरी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 1949। आंसर सी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो आपका किसके द्वारा कौन करता है इसका प्रकाशन? ठीक है, तो इसका प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसका करता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकार कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है? तो भारत में सीमांत जोत जो होती है उसका आकार कितना होता है? तो सीमांत जोत में लगभग आपका आता है 1 हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल। ठीक है, सीमांत जोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि आपकी अर्ध जोतों का आकार पूछा जाता है तो अर्ध जोत आपका 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर होता है। और अगर पूछा जाता है मध्यम जोत कितना होता है, 2 से 4 होता है। और अगर बृहत जोत पूछा जाता है तो 5 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर तक, है ना, या इससे भी अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस प्लास्टिक मतलब किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जितनी होती है सब प्लास्टिक मनी होती है। ठीक है, और कागजी मुद्रा जो होती है नोट होते हैं, और आपका डिस्काउंट कूपन जो अलग होते हैं, और शेयर मार्केट में वो शेयर अलग होते हैं, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो आपको पता है आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, आपका क्या है? इंडिया को भारत कहा गया, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 1 में इसको भारत कहा गया है। अनुच्छेद 1 का बोल सकते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यही कहा गया ना कि भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, ये शब्द कहा गया है आर्टिकल फर्स्ट ए का काम है, ए में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट है आपका 22, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या देखिए कितनी है, 11 है। ये आपके भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं, और जो पहले प्रारंभ में 10 थे बाद में 11 हो गए।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष इसका गठन किया गया था 15 मई 1952 में, और 52 से 56 तक रहते कौन हैं? तो जीबी मंगलकर जी हैं। ये आपके पहले इसके अर्थात इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मंगलकर। ठीक है, ये आपके स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट्स करना कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करना, ये आपको आंसर देना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1866 में हुई थी, और जो आपके भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 आया था उसी के तहत 1861 आया था, 1861 के तहत 1866 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी उत्तर प्रदेश में, ये आपकी क्या है, मेन आपका उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 24 का इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में देखो ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है, ये प्रिंटिंग में हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग कम दे पाया है प्रिंटर। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ के सुनना मेरी बात को कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में कह रहा है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? नगर पालिका में महिलाओं के लिए तो आप सबको पता है नगर पालिका और नगर पंचायतों में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को कौन नापता है? तो आपको पता है हाइड्रोमीटर नापता है, हाइड्रोमीटर को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता मापी। आंसर आपका बी होगा, आर्द्रता मापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे पहले जो आपका जो आवर्त सारणी में वर्गीकरण किया था वो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने। तो यहाँ आंसर ए लगाना है, मेंडलीफ ने सबसे पहले किया था, और बाद में लेबोसिये ने किया था, है ना। मेंडलीफ ने जो उसका किया था परमाणु भार के आधार पर किया था, और जबकि जो अभी लेटेस्ट है या मॉडर्न है टेबल उसको परमाणु भार की जगह क्या कर दिया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा दिया गया। तो आंसर 27 का ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो मैंने बताया भी था, आपको पढ़ाया है कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग को बुझाने का काम करती है, जबकि आग को लगाने का काम ऑक्सीजन करती है। ध्यान रखना, लगाने का काम ऑक्सीजन करती है और बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, यूरिया किस में संश्लेषित होती है, अर्थात सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन मतलब कहाँ पर संश्लेषित होती है? तो बॉडी का एक आपका लीवर होता है, या जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, यहाँ पर यूरिया बनती है। ठीक है, यूरिया बन जाती है यूरिक एसिड से अलग होकर के, और ये आपकी बाद में इसके बाद ये कहाँ पर, यकृत से। तो आंसर ए हो जाएगा। जबकि ब्रेक या गुर्दे का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना, छानना। फेफड़ों का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, और प्लीहा होती है जहाँ पर क्या होती है, आरबीआई की कब्रगाह कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है, इंसुलिन में जो होता है सक्रिय होते हैं, मतलब यानी इंसुलिन जो होता है कहाँ बनता है, सीधा ये समझ लो। तो कहाँ बनता है, अग्न्याशय में बनता है। अग्न्याशय जो होता है उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लैंगरहंस की द्वीपकाएँ बोलते हैं। ठीक है, और उन द्वीपकाओं की जो बीटा सेल्स होती हैं उनमें आपका क्या इंसुलिन हार्मोन बन रहा होता है। तो आंसर इसमें क्या हुआ, ए। अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपका आंसर यही अग्न्याशय होगा। ठीक है, आंसर ए हुआ 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से
58 गुना से 3/4 बड़ी हो संख्या क्या होगी? तो आप एक संख्या लेना, उसका गुणांक करके माइनस इतना करके बराबर इतना रख देना। आप इसको करोगे तो करीबन आपका निकल के क्या आएगा? आंसर 8 निकल के आएगा। आंसर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, सबका आंसर 8 आना चाहिए और वो भी प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, वह भिन्न क्या है? आप फिर से एक भिन्न मानना, उसका व्युत्क्रम में से घटा के बराबर इतना लिखना। कैलकुलेशन करोगे आपका निकल आएगा और जब आपका निकलेगा तो ये आपका 32वां क्वेश्चन है। 32 का आपका कितना आएगा? ये यहाँ से घटाओगे तो इसका आंसर आएगा 32 का 5/4। क्या आएगा? 5/4। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, 5/4, 4/5 मत लगा देना, ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। 10 वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर और उसे पूर्ण वर्ग बना दे। तो ध्यान रखना, इसकी निकटतम वर्ग देखना और उसमें से जो आ रहा हो तो आपको लगभग 40 घटाओगे आप, तो 40 घटाने के बाद जो बचेगा आपका 18,225, ये वर्ग होता है 135 का और यही आंसर हो जाएगा। तो आपका सी वाला हो जाएगा कि कितना घटाना है? 40 घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में कह रहा है कि रविंद्र एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने रुपए का निवेश करता है जो कि उसके मासिक वेतन का 15%। अब क्या करोगे आप? 15% बराबर 3750 है तो 100% निकाल लो, कितना हो गया? उसमें से इन सबको जोड़ना, तो 15, 25, 23 और 30 और 10, 40, 48% हो गया। अब शेष कितना? 52 बच रहा है, तो जो निकलेगा उसका 52% आप निकाल देना और जब आप 52% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? आपका आएगा, बचेगा शेष 13,000 रुपया। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इतने इतने तथा इतने का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है? तो आप क्या करोगे? इतने इतने का औसत निकालना, सबका औसत मतलब सबको जोड़ के 6 का भाग देना है, जो आपका आएगा 69। अब 69 में 23 से भाग करोगे कितना बनेगा? 3 बनेगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर से। आप लोग आंसर करते रहिए और क्लास को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। ठीक है, शेयर करते रहिए इसको ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है, आप सब जानते हैं प्रतिकूल का अनुकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल का अनुकूल होता है। नेक्स्ट है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुधन अय। क्या होता है संधि विच्छेद? आपका अनुधन अय। आपका पहला ए वाला सही हो जाएगा, अनुधन अय। ठीक, अन्वय। और अगर पूछा जाए यहाँ कौन सी संधि है तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। हमने अच्छे से संधियाँ पढ़ाई हैं और उसमें बताया है कि इसमें जब छोटा ऊ और छोटा मिल कर के वा बनता है तब कौन सी संधि होती है। तो आप लोग इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सी संधि होगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो आप सब लोग जानते हैं ईर्षा से जल उठना। ये हमने पिछला शायद उसमें एसटी में भी बताया था आपको, ईर्षा से जल उठना। नेक्स्ट है आपका कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको जानते हो कवि का कवित्री बोलते हैं और कवित्री लिखा कैसे जाता है? तो आपका का, वा और या में छोटी की मात्रा ताम बड़ी, कवित्री। ठीक है, कवित्री आपका सही होगा। कौन सा? कवित्री, आपका सी वाला आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, तो वाक्य के लिए एक शब्द है। देखिए क्या है, जिसका पति विदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसका पति विदेश गया हो ऐसी स्त्री को बोलते हैं क्या? प्रोषित पतिका, अर्थात पति जो है प्रेषित हो गया, यहाँ से चला गया। और अगर जिसका पति परदेश से आ रहा हो पूछा जाए तो आगत पतिका होता है। ठीक है, तो आगत पतिका होता है। और अगर जो ब्याही गई नई स्त्री होती है उसको नवोदा बोलते हैं। ठीक है, और यदि इसी प्रकार अगर जिसके पति ने त्याग दिया हो या छोड़ दिया हो जिस पत्नी को, तो उसको पति त्यागता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? आपका सी वाला। 40 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का है, पैराग्राफ है। देखिए क्या लिखा है, मंजा और द ग्लास कॉटेड
स्ट्रिंग यूज फॉर फ्लाइंग काइट्स, अर्थात जो मज्जा है और कॉटन है इनको मिलाकर के काय में पतंग उड़ाने में काम आता है। नॉट ओनली पेसेस देयर्स द ह्यूमंस एनिमल्स एंड बर्ड्स बट आल्सो द ट्री, मतलब ये ह्यूमन और बर्ड्स वगैरह को अकेला परेशान नहीं करते या उनकी सहायता नहीं करते, किसको, ट्रियों में भी करते हैं, फंस जाते हैं, जाले बना लेते हैं, ठीक है, और पक्षियों के पैरों में जाती है। ये सब पूरी स्टोरी है, आप लोग पढ़ना, और स्टोरी अच्छे से पढ़ने के बाद देखिए आप स्टोरी पढ़ लेना है, और स्टोरी जैसे ही आप पढ़ोगे इसके बाद क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे एवेंडस टुक किड्स स्ट्रेंथ सच इन द इंटरेस्ट बेनिफिट्स वूम, मतलब यानी कि किस प्रकार बेनिफिशियल है आपकी प्लांटों के लिए, तो आपको पता है इसमें स्टोरी में कह रहा है वो किस प्रकार, क्योंकि वो आपकी जो लताएं होती हैं वो इनके सहारे चढ़ जाती हैं, ठीक है, लताएं जो हैं आपके इन धागों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती प्लांट के टहनियों पर, तो आपकी क्रॉपर्स लताएं उनको ये बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका 42, हाउ कैन ए ट्री बी किल्ड बाय द क्रॉपर, तो क्या जो आपका क्रॉपर उसको कैसे किल्ड करते हैं, तो बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट, जब सनलाइट जो हो जाएगी रुक जाएगी, इसलिए क्या होगी, क्रॉप्स जो होंगी फसलें आपकी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, इसका आंसर 42 का आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, ए वाला, बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट, सनलाइट को रोक देती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वुड बी द एक्रोनिमी फॉर इंडियन होल्डर्स बॉटनिकल गार्डन, जो आपका बॉटनिकल गार्डन है वो किस नाम से है, पुराना, तो आपको पता है इसी में पैराग्राफ में दिया गया है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये आपका ए वाला सही होगा, 43 का फुल फॉर्म इसका है, उसी में लिखा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ये पूछा गया है गिवन वर्ड, यानी बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो इसका क्या है, वर्ड की मीनिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 44 में एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये देखना, तो एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्या होता है, क्रूरता। अब इसका सिनोनिम्स बताना है कि किस प्रकार का होगा, तो सिनोनिम्स में आपका क्रूर, तो आपका होता है एक बर्बरिटी, बर्बरिटी का मतलब भी क्रूरता होता है, या इसको बर्बरता बोलते हैं, बर्बरिटी, तो आंसर बी होगा, 44 का बी सिनोनिम्स था, ये होगा 44 का बी। आप लोग भी कमेंट्स करिए और क्लास को शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 में क्या कह रहा है, एडवांस, एडवांस मतलब ये पूछा गया है चूज द वर्ड अपोजिट ऑफ मीनिंग ऑफ द गिवन, देखिए क्या है, अपोजिट शब्द चुनना है, तो एडवांस होता है, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना या प्रगति करना, ठीक है, एडवांस, और इसके बाद आगे बढ़ने को पीछे बढ़ने मतलब क्या होगा, पीछे बढ़ने का मतलब होगा आपका कि जो आपका आपको बोलते हैं रिट्रेट, रिट्रेट मतलब पीछे होना, ठीक है, तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, रिट्रेट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 45 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46वां है, देखिए इसमें फिर से सीक्वेंस लगाना है, महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा, पहले तो बच्चा है तो 3 आंसर आए, यानी कि पहले शिशु होगा, ठीक है, तो सब में कॉमन शिशु हो गया, इसको 1 हो गया, फिर वो बच्चा होगा तो 2 हो गया, फिर वो क्या होगा, विद्यालय जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसको 3 दे दो, ठीक है, 4, इसके बाद फिर वो युवा होगा तो इसको 4 दे दो, फिर वो कहाँ जाएगा, महाविद्यालय जाएगा, ठीक है, तो आपका पहले 2 फिर 3 फिर 4, 2 3 4 फिर 4, 2 3 4 फिर 5, 2 3 4 5 फिर 1, आपका डी वाला आंसर होगा, ठीक है, आंसर डी होगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, 5 किताबें ये आपकी रखी हुई हैं, देखो 5 किताबें रखी हुई हैं, किस क्रम में रखी गई यही बताया गया, बी यानी कि BGNPT एक के ऊपर एक रखी हुई, जबकि इसी क्रम में नहीं, एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब है। मान लो एन और जी के मध्य कोई एक किताब है तो आप क्या कर सकते हो, एन को रख लो, ठीक है, इसके मध्य कोई एक छोड़ दो, फिर जी को रख लो, ठीक है, जी है रख लो, जी एन के ऊपर नहीं है, नीचे है तो रख दिया हमने, यहाँ है रखी हैं, बी पी के ठीक ऊपर है, अब जो है बी जो है पी के ऊपर है तो पी नीचे हो गई, पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, एन से भी ऊपर है, और जी एन के ऊपर नहीं है, ठीक है,
और सबसे ऊपर कौन है? देखो एक अब जो बची थी यहाँ जिनके बीच में, तो जो रह गई उसको टी को रख दो। सबसे ऊपर कौन हो गई? बी वाली। आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, 47 का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, एक इनको शब्द अक्षर को चुनिए। विषम को ऊतक जो होता है तो आपको पता है अंग कोशिका। देखो कोशिका की कई कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, कई ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करती हैं, जबकि परमाणु अलग चीज है। ठीक है, आंसर सी हो गया इसमें। नेक्स्ट है आपका कथन क्या कह रहा है? सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं। ठीक है, जो दार्शनिक जो हैं वो सभी क्या हैं? वो सब बुद्धिमान है। ध्यान रखना, बुद्धिमान है। राकेश एक दार्शनिक है, तो जो राकेश है इसी के अंदर है, तो राकेश एक दार्शनिक। अब क्या कह रहा है? राकेश बुद्धिमान नहीं है। होगा भाई, जब ये सभी हैं तो राकेश बुद्धिमान है, बिल्कुल सही है। दूसरा तो किस निष्कर्ष क्या है? केवल 2 निकल रहा। आंसर आपका सी 49 का आंसर सी होगा। आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके भी सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सभी शासक मशीनें हैं। क्या है? जो आपके सभी शासक जो हैं, सभी क्या हैं? मशीनें हैं। ठीक है, सभी शासक मशीनें हैं। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। अब कुछ मशीनें क्या हैं? महंगी वस्तुएं हैं। अब पूछ रहा है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, अभी तो नहीं पता। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, ये तो कन्फर्म है, तो दूसरा सही हो गया। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं जो हैं तब भी नहीं है। आंसर केवल 2 हैं, तो आंसर सी हो जाएगा 50 का। ठीक है, 50 का आंसर सी हो जाएगा। केवल क्या मिल रहा है? केवल 2 निष्कर्ष निकल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, इस अभियान को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि में इसकी अनुमानित लागत राशि कितनी रखी गई? रुपया पूछा गया। अभी ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें अनुमानित लागत जो राशि रखी गई है, ठीक है, वो आपकी रखी गई है 4077 करोड़ रुपए। कितनी? 4077 करोड़ रुपए। सी आंसर। 51 का सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है, सबको नहीं है तो याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना, क्षुद्रग्रह दिवस। ये आंसर होगा 52 का। 53वां क्वेश्चन है, किस कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद के एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? तो आपको पता है काला अमरूद जो है अभी बिहार में कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद में काला अमरूद का विकास किया है। ठीक है, ये आपकी इसमें बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। ये काफ़ी मतलब लाभदायक आपकी अमरूद की किस्म है। ये भागलपुर बिहार के विश्वविद्यालय में इसका वो किया गया है संश्लेषण। ठीक है, विकास किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 2 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2021 का जो दिया गया है, एक पुस्तक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये पुस्तक थी। इस पुस्तक के लिए किनको मिला है? तो आपका इस पुस्तक के लिए डेविस डियोप को मिला है। ठीक है, जो आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, डेविस डियोप, ये फ्रांस के रहने वाली, और इनकी पुस्तक याद रखना क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? जून 2021 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता है कि ज़्यादातर इस बार के जो ग्रैंड स्लैम हुए आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये मोस्टली किसने जीते हैं? सारे आपके देखा जाए तो पुरुष एकल में खिताब जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने ही जीते हैं। ठीक है, इन्होंने ही जीते हैं, तो इनका ही नोवाक जोकोविच जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डीबीटी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान को भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन एक्सीजन के लिए प्रमोट किया गया। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन इतने की खोज वर्ष 1998 में किसने की थी? तो जो आपकी इसकी खोज की थी
वो आपके किसने की थी? तो ये आपकी खोज 1898 ईस्वी में डी अनिल सूरी ने की थी। किन्होंने? डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी। ठीक है, आंसर बी होगा, ट्यूमर है, आपका गर्भावस्था में बनता है। नेक्स्ट है आपका, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यक्रम परिषद का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है और ये अभी हाल ही में समझौता हुआ है। इसके लिए मलेशिया और आपके ब्रूनेई, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। इनके लिए आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपका रखा है। ठीक है, तो इसमें आंसर सी होगा, 57 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, जून 2021 में 21वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 का आयोजन किया गया। इस समुद्री नौसेना अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? देखिए, जो आपका भारत और थाईलैंड के मध्य में समन्वित गश्त अभ्यास जो होता है, ये कब से प्रारंभ हुआ, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था कब से और कब तक? तो ये आपके 2005 में स्टार्ट हुआ था और इस बार ये 2021 में 9 जून से 11 जून तक चला। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा? 2005। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई? ठीक है, तो अभी जो आपका अप्रैल 2021 में था वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी थे। ठीक है, उनको आपको पता है कि पीयूष गोयल ने जिसमें कितने रुपए, 2 रुपए की धनराशि पूछ ली गई है, तो 945 करोड़। कितनी? 945 करोड़। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए यार इसको। ठीक है, क्लास को शेयर करो और चैनल सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये महासंग्राम ख़त्म होने के बाद मैं नया एक सीरीज लेके आऊँगा जो आपके लिए लेखपाल और एसआई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आपका ये अभी हाल ही में जो हुआ है, आपका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में किया है। ठीक है, ध्यान रखना कि राजनाथ सिंह ने हाल ही में उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल की स्थापना कहाँ? तेलंगाना में की है, और जो कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को 2 जुड़वा नगर या 2 जुड़वा बहनें कहते हैं। ठीक है, और ये हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में जो है आपकी एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। ठीक है, ध्यान रखना, यही हैदराबाद में चार मीनार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो आपकी पता है मुद्रा है वो आपकी मेक्सिको की है। कहाँ की? मेक्सिको की पीसो है। ठीक है, जापान की आपको कमेंट्स में बताना है, जापान की भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, जापान की भी बताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, और इटली की तो आपको पता होगी, इटली की यूरो है ना? इटली की यूरो है, और दक्षिण कोरिया की क्या है? कोरियन वान है। ठीक है, दक्षिण कोरियन वान यहाँ की है, और इटली की आपकी क्या है? एन है। वहाँ की आपकी इटली की यूरो है, जापान की आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इनको मिलान करना है। तो आप सब लोग जानते हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात है, जिसे बार बार लूटा गया है, और आज के दिन आप देख रहे हो, आज ही मैं सीरीज बना रहा हूँ, आज ही यहीं से किन्होंने वर्चुअल माध्यम ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। किन्ने? आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने इस पर बताया है। कहा है? भाइयों एवं बहनों, है ना, यहीं से बोले वो। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर से। ध्यान रखना, आज का दिन याद रखना, आज कितनी तारीख है? तो आज की तारीख भी आपको याद रखना है कि आज उन्होंने 20 अगस्त 2021 को ऐसा किया था। ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कामाख्या मंदिर, तो ये फेमस है, असम में है, और रामनाथ स्वामी मंदिर ये आपका पता है कि बिहार, वहाँ पर तमिलनाडु में है, और महाबोधि मंदिर बिहार में है। तो यहाँ मिला लेना है। क्या करना? पहले का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, 62 का आंसर सी हो गया। 63वां क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है। तो आपको पता है, इनमें से कुछ तो जानते हो, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, बहुत फेमस हैं। ठीक है, सी का फर्स्ट, और सी का फर्स्ट आप देख रहे हो एक में ही है, ज़्यादातर यही आपका बी आंसर। और भी मिलाना है तो और भी मिला लो, आप आसानी से मिला सकते हो, कि अर्थात जिसमें आपका ये शहनाई वादक हो गया। ठीक है, शहनाई वादक हो गया, और इसके बाद अल्लाह रखा खां,
और आपके मल्लिकार्जुन जो आपका शास्त्रीय संगीत से फेमस है, ठीक है। और वायलिन वादक आपके ये हैं, और हाँ ए का चौथा, और बी का आपका तीसरा हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, और आपका सी का हो गया पहला बिस्मिल्लाह खां ये हो गया, और इसके बाद में दूसरा टी.एन. कृष्णन को वायलिन वादक के रूप में, ठीक है। आंसर बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 64, इंडिया द फ्यूचर इन नाउ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपकी पुस्तक लिखी गई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, ठीक है। इन्होंने लिखी है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है शशि थरूर की। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो आपको पता है खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है, ये आपका बाकी सभी हैं आपके विश्व मौसम विज्ञान का है, और आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी वहीं पर है, ठीक है। और आपका विश्व व्यापार संगठन का, जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है आपका रोम में है। कहाँ है? रोम, जो आपका इटली में पड़ता है, इटली, ठीक है। इटली रोम में है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर रोम में है। इसके बाद नेक्स्ट है 66वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। और स्टॉकहोम आपके ये पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें आपके नॉर्वे में, ठीक है। तो स्टॉकहोम आपका है। आंसर हो गया क्या है? ये मात्र एक पुरस्कार है जो आपके स्वीडन में दिया जाता है, वो किसका? इकोनॉमी का पुरस्कार, स्वीडिश बैंक देती है जिसको, ठीक है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? तो आपको पता है हरे पौधे ये आपके ये जैविक घटक में आता है, गैर हरे पौधे सारे जैविक घटक में, परजीवी भी जैविक में आते हैं, क्योंकि जीव हैं, जहाँ जीव पाया जाए जो द्रव्य वहाँ पर जैविक होता है। अब देखो पानी है, मृदा है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हुआ? अजैविक घटक। तो इसमें पानी, सी आंसर होगा 67 का सी। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग क्लास को शेयर करिए फटाक से। चलिए हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका 68 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा पूछा जाए तो वो गोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? देखो सम्मिलित पूछा गया तो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि किसका है? केरल का है, ध्यान रखना। तो ये तो गलत। कुचिपुड़ी कर्नाटक का है, ये भी गलत। कथकली ये आपका सही है, ठीक है। कथकली और आपका भरतनाट्यम ये आपका क्या है? कथकली और केरल का है, और इसके बाद ये आपका सही है। कथक जो है जो आपका यूपी का है, ध्यान रखना, यूपी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, क्या कह रहा है? देखो पहले पैराग्राफ पढ़ लेना है, हिंदी का है कि जो मानव के पास समस्त जगत जो देखने परखने को नजरिए, 2 नज़रिए हैं। देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा ही पैराग्राफ है, इसको आप अपने जीवन में भी उतारिए, ठीक है। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के 2 नज़रिए हैं, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये पंक्तियाँ आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं, ठीक। एक तो पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला हमेशा खुश रहता है, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं, ठीक है। तो दुख के सागर में वो डूबते हैं और सदा अपने आप को प्रस्तावित करने के लिए तर्क किया करते हैं। मतलब तर्क बताएंगे, ये है इसमें से ये नहीं है, मैं अच्छा हूँ, इसकी किसी से कंपैरिजन करेंगे, मतलब खुश नहीं रहेंगे। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा दूसरों का कभी भी हम कंपैरिजन करें तो उसका खंडन ना करें, क्या करें, उसको आप मानें, ठीक है। नेक्स्ट है आशावादी कभी तर्क नहीं करता, ठीक है, तर्क नहीं करता, वो मान लेता है, फिर बाद में डिसीजन जो दे वो अलग बात है। फलस्वरूप वह है आंतरिक आनंद की प्रवृत्ति करता है, खुश रहता है अपने आप में। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है, मतलब जो आनंद है ऐसे नहीं कटेंगे ना, वो है अपने आप में खुश रहो।
किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती। मतलब हम किसी का विरोध करेंगे क्या जब ही हमारी प्रतिभा उठेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपना बेस्ट करेंगे, आगे कोई क्या कर रहा है उसको छोड़ो। विरोध से नाश होता है, विरोध से हमेशा नाश होगा आप किसी का विरोध करोगे तो। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। बहुत बढ़िया, जो महान लोग हुए हैं आशावादी ही हुए हैं। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। ध्यान रखना है, कभी कोई महान नहीं हो पाया जो आप हमेशा नेगेटिव रहता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम आपको आंसर, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि जो आपका इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो शीर्षक होगा जीवन और आशावाद, क्योंकि जीवन जो आपका है सर्वत्र कब होगा? आशावादी बनो तभी। बी आंसर। नेक्स्ट है 72, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है? तो इसका आशय क्या है? नहीं उठती, इसका आशय है कि परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। ठीक है, परंपरा को स्वीकार करने से जो आपकी प्रतिभा है नष्ट कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नकारात्मकता का आशय क्या है? तो नकारात्मकता का आशय है आपका निराशावाद। उसी में कहा गया पैरावाद में कि नकारात्मकता अर्थात निराशावाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्तावित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है कि निराशा कुंठा और प्रचन्नता की जननी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। बिल्कुल सही है, हमने अभी हाल बताया। निराशावादी व्यक्ति दूसरे से आनंद से दुखी रहते हैं। हाँ, ये भी सही है, दूसरों से जलते हैं। आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी वाक्य सही हैं। ठीक है, 74 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, आत्मिक आनंद से आशय है। तो आत्मिक आनंद से क्या आशय है? तो आत्मिक आनंद से आशय है आह्लाद। क्या है? अपने आप में खुश होना ही आह्लाद या आत्मिक आनंद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने आप को प्रश्न करना हो गया। नेक्स्ट है फिर से पैराग्राफ एक है और इसमें फिर से 5 क्वेश्चन है। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा और तथा सत्कार करता है। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ना अच्छे से, पूरा काफ़ी लंबा पैराग्राफ रहेगा हैं, तो इसको आप शॉर्ट लेके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या बनेंगे? इसके क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, मतलब कैसे लोग पूजे जाते रहेंगे? जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। क्या करते हैं? जो अपना सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। ठीक है, 76 का आंसर डी। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो इस पैराग्राफ में कठोर सत्य जो कहा गया है भौतिक शरीर की नाशवत्ता, अर्थात जो भौतिक शरीर है इसको तो नाश होना ही है, ये सच है, कठोर सत्य है। नेक्स्ट है 78, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ठीक है, तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की आवश्यकता बताई गई है। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की विशेषता, आपकी 78 का डी आंसर। नेक्स्ट है 79, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। क्या होगा? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। आंसर डी होगा 79 का। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना नहीं। ठीक है, क्या है? 80 का देखिए यहाँ, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, हाँ यही है, आंसर बी होगा। 80 का आंसर बी है। 80 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, पाई चार्ट से आ गया है और इसमें दिया गया, ध्यान देना, यहाँ पाई चार्ट दिए गए, आंकड़े दिए गए हैं, उसी के अंदर क्या है? छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था? तो सीधा दिख रहा है 30 है, 30 सबसे बड़ा दल है। ठीक है, तो ये आपका वी आंसर, बी वाला।
मतलब सी आंसर होगा, बी इसमें है तो सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, किस देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप क्या है? तो आप देखिए कोणीय माप जब निकालोगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपको ए बराबर कितनी है, ए बराबर 25 रखी गई है, और टोटल ये जोड़ोगे आपका कितना 100 हो रहा है, यदि 90 हो रहा है तो आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, 25/x बराबर 90/360। ऐसा करोगे तो 0 से 0, 9 छक 9 चौको 36, 4 आया, 25 चौको 100, आंसर 100 आ गया, ए आंसर आ गया। ठीक है, आपका 82 का आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी है, आराम से लगा सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो आपको देखना है कि छात्र जो हैं बी और इनका दोनों का अंतर, बी ई और ई का अंतर कितना निकलेगा आपका 20। ठीक है, 20 अंतर निकलेगा, और 20 बटे आप कर सकते हो 20 बटे कितना, किसके प्रति पूछा गया है, तो 20/10 करोगे तो 0 और 200 आंसर आएगा, 200 आपका बी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपए हों और छात्रों की मेजबानी पर इतने प्रति छात्र। ध्यान देना, यहाँ एक आंकड़ा कुल दिया गया है और दूसरा आंकड़ा प्रति छात्र दिया गया, तो जितने छात्र हैं उसका मल्टीप्लाई करना होगा। सभी छात्रों को मेजबानी पर हुए लागत का परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, अनुपात बनाओगे। ठीक है, तो 9 लाख है, 9 लाख के साथ में आपको अनुपात बनाना है। तो पहले तो इसको आप क्या करोगे, 15 को जितने छात्र हैं कितने 90 हैं, तो 90 आपको मल्टीप्लाई करना है 15,000 गुणित 90, और 15,000 गुणित 90 जब आप करोगे तो इसका आपका कितना हो जाएगा, 15,000 गुणित 90 जो बनेगा आपका, उसको में आप क्या करोगे, इसने 9 लाख का दोनों का अनुपात निकालोगे तो 3:2 आएगा आंसर। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, देश सी को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप। अभी हाल हमने बताया, वैसे ही आपको निकालना है कोणीय माप कैसा, तो 360 है, 90 इंटू इतना करना बराबर आपको ध्यान आएगा, तो आपका निकल के आएगा कितना 60, आपका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर से आ गया बार ग्राफ आया आपके बार में। देखो आयात और निर्यात के दिए गए हैं, ये सन दिए गए, किस वर्ष में कितना आयात हुआ कितना निर्यात, इसी पे बेसिस हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपको देखना है। देखो ये आराम से आप पाई चार्ट को बना लेना एक पेपर में। ठीक है, उस पाई चार्ट को बनाने के बाद आंकड़े अच्छे से लिखना, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये आया 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है, तो आप 5 का ऐड करना, आयात और निर्यात, और सबका आपको क्या करना है औसत निकालना है। तो आप आराम से औसत निकाल सकते हो, सबको आप करके 5 का भाग दोगे, आपका फिर ये निकलेगा कितना निकलेगा 2508.8। ठीक है, आंसर बी होगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा पहले, उसके आंकड़े आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। ठीक है, तो उनको जोड़ना, सबसे कम किसका है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सबसे कम जोड़ जो है आपका 13 और 14 में है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 13, 14, 15, 16 और 17, 18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात। देखो दोनों के अलग अलग आयात और निर्यात जोड़ के उनके अनुपात निकालना, जोड़ोगे तो अनुपात आपके निकल के आएगा 36:19 अनुपात 36:04। ठीक है, 36:19 अनुपात 36:04, जी आपका आंसर आपका ए आएगा। 88 का आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़े में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई। तो ध्यान देना, यहाँ सर्वाधिक वृद्धि किस में हो रही, तो सर्वाधिक 808 वृद्धि हो रही, लगभग 55 कुछ % की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि किस में हो रही है, तो ये आपकी ध्यान देना सन पूछा गया तो 14-15 में है। ठीक है, किसमें 14-15 बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 वित्त वर्षों का औसत निर्यात। तो सारे आपको निर्यात जोड़ लेना है 5 का, 5 का भाग दोगे निकलेगा आपका कितना निकलेगा 1279.60 आंसर सी होगा 90 का। नेक्स्ट है आपका फिर से एक देखिए आपके बार में तालिका दी गई है। ठीक है, और ये तालिका के आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखना, यहाँ ये चीज़ दिया करो कितनी बिक्री हो रही, दूध की बिक्री। अभी 24% दूध की बिक्री हो रही है। ठीक है, ये आपका इसका 24% निकालना।
ठीक है, और इसके बाद ए है और दूसरा एक फिर जब बचा होगा इसका जो शेष वो बी होगा। ठीक है, इनको बना के एक बी की टेबल और बना लेना, और इसमें जब बी के टेबल बना लोगे करके तो आपको आसानी हो जाएगी आंसर करने में। आंसर क्या कह रहा है, दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की औसत बिक्री कितनी है। ठीक है, तो दूध की औसत बिक्री पहले ए के लिए, तो पहले तो इतने में से सबको निकालोगे, सबके मान रखते जाना, और मान जब रख लोगे तब उसके बाद उनको जोड़ के और जितनी संख्या है उसका भाग दे देना है, आपका आंसर निकल आएगा। और आंसर निकलेगा कितना, तो आपका कुल इसमें निकलेगा 2186, यानी कि इतना होगा 2186 6.67, कितना होगा 2186 6.67, ए आंसर होगा। ठीक है, 91 का ए होगा। नेक्स्ट है 92वां क्वेश्चन, राज्य पी क्यू में विक्रेता बी द्वारा, देखो पी क्यू को निकालना, लेकिन बी का ध्यान रखना, ए को हटा के बी का निकाल लेना है। दूध की बिक्री तथा आर और टी में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री का क्रमशः अनुपात, तो वहाँ ए का निकलना है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये बनेगा 104:217, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93, राज्य क्यू टी तथा एस को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोण का मान। देखिए ये केंद्रीय कोण का मान है, लेकिन ये ध्यान रखना राज्य क्यू टी और एस को मिलाकर है, तो इनके आपको ध्यान देना है। ये आपका 45/3 15, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 54। ठीक है, 360 से करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 आ जाएगा आपका आंसर, डी वाला। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, डी वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए आप क्लास शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, इसको ज़रूर अपने अपने 10-10 मित्रों में या कोई ग्रुप है तो उस पर ज़रूर भेज दिया करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारा, ताकि क्योंकि ये जितने आप लोग ज़्यादा जुड़ जाओगे हमें उतना ही खुशी होगी और हम अच्छे आप तक मैटर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा आर तथा एस में मिलाकर हुई दूध की बिक्री में क्या अंतर है। देखो दोनों को अलग अलग निकाल के फिर से आपको अंतर देखना है, ये दोनों जोड़ना है, ये दोनों में से अंतर निकाल के फिर आपको बताना है। तो इसमें से जब जो अंतर निकलेगा वो कितना हो गया आपका, जो होगा 42,400। ठीक है, बी वाला आंसर होगा 42,400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा सामान्य राज्य में विक्रेता बी द्वारा, देखिए आर बराबर आपको पता है आर में ए के लिए 50% है, वेरी सिंपल है ये, तो बचा शेष बी है तो उसके लिए भी 50 होगा। अब यही पूछ लिया है तो बिक्री दूध में क्या अंतर है, तो 50 को जब घटाओगे तो 0 आंसर आएगा, बी आ गया आपका। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया ना, तो आपका आंसर बी, क्योंकि 17,000 उसका बनेगा, 17,000 उसका, दोनों का अंतर 0, तो बी वेरी सिंपल है। चाहे आप नहीं निकालना, सीधा सीधा रख देना 50%। नेक्स्ट है फिर से आपका एक तालिका दे दी गई है और 6 वर्ष की अवधि में 4 वस्तुओं की आपकी निर्यात के बारे में बताया गया है। ठीक है, 6 वर्ष हैं 10 से लेके 15 तक, जबकि 4 आपकी वस्तुएं 4 प्रकार की ABCD। अब इसमें कह रहा है 2012 से 14 तक वस्तु ए, देखो 12 से और 14 तक, 12 से लेके 14 तक की वस्तु ए है का कुल निर्यात 15 में सभी 4 वस्तुओं की कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है, तो 15 की सभी चारों को जोड़ना ऐसे में, इनको ऐसे में, दोनों को घटाना, बचेगा जो उसको बटे और 15 का जो मान आएगा उसको रख के इंटू 100 कर देना। आपका आंसर कितना बनेगा, अर्थात 117/1990 मल्टीप्लाई बाई 100, तब आपका आंसर बन जाएगा 14.28। ठीक है, 14.28, या मतलब जिसको हम लिख सकते हैं 14.28 को, तो 14 ही से पता चल रहा है कि हाँ आप 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि 14-15 में वस्तु ए के कुल निर्यात का, 11-16 में वस्तु सी के कुल निर्यात का अनुपात, दोनों को जोड़ के आपको अनुपात बनाना है। 97 का अनुपात बनेगा कौन सा, 3:2, आंसर बी होगा। 97 का आंसर बी। नेक्स्ट है 98वां क्वेश्चन, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का इतना गुना है। ठीक है, तो आपको पता है किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के, तो 6 वर्ष का वस्तु बी का औसत निकालना है, निर्यात में इसका 14 मतलब 1.4 का गुणा कर देना है, जो आएगा उसको आप मिला लेना, तो आपका कौन सी संख्या आएगी, तो वहाँ पर आपकी संख्या आएगी 224 करोड़, और 224 करोड़ किसका है,
तो आप वहाँ जाके चार्ट में देखोगे तो 224 करोड़ जो है आपका 2013 की संख्या है। ठीक है, देख सकते हो आप 224 करोड़ कहाँ है, 224 करोड़ ये है 13 में। ठीक है, यही है ना 224 करोड़ जो आपका है यहाँ पर ये, और ये 13 का है। ठीक है, तो आंसर होगा 2013। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 2013 हो जाएगा, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 आपका 2010, 12, 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात। ठीक है, तीन दोनों को जोड़ के कुल निर्यात, और 11, 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यातों का कितना प्रतिशत है, तो इसका रखना बटे में और नीचे 100 करना, तो आपका आंसर आएगा कितना प्रतिशत है लगभग, तो ये आपका आएगा लगभग 44%। ठीक है, आंसर आपका कितना होगा, ए होगा। 99 का आंसर ए होगा। दोस्तों अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। आप लोग आज कमेंट्स जो हमने पूछे हैं क्वेश्चनों के, उनके आप ज़रूर भेजना, और इसके बाद क्लास को शेयर अवश्य करना। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन है। सभी 6 वर्षों में वस्तु सी का औसत निर्यात है, तो आप 6 को सबको जोड़ के और निर्यात को सी वाले को और 6 का भाग देना है, आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका आंसर आएगा कितना, लगभग ये बनेगा 1600/6, और इनको काट दोगे तो 800/3, आंसर डी आ जाएगा आपका। कितना, आंसर डी आएगा। तो आई होप दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट ये एसटी सीरीज़ थी, और आपको जो 24 तारीख को होने वाली परीक्षा है उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। मैं हो सकता हूं, अब आप रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, आप सबको पता है। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फिर आपको एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके लिए जो पेपर में कुछ विशेष पॉइंट होते हैं जो याद रखे जाते हैं, उनके माध्यम से आपका पेपर कम से कम 10% एक्स्ट्रा अच्छा जाता है, और भी अच्छा 10%। तो ऐसे हम आपको उसको लेकर और बताएंगे, उसके बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे, किस प्रकार पेपर सॉल्व करें आप। ठीक है, या आप किस प्रकार से कॉलम भरते हैं, क्या आपकी कमियां हो जाती हैं, उन सब के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपसे इतना विनम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर अवश्य कर दिया करो, कम से कम 10 लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट है तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी सीरीज लग रही होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।